बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरिज JNY कंप्यूटिंग आईक्यू के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीजों को डिस्कस किया था उनको हम डिटेल में देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है आपके क्लासेस और फंक्शंस या आपके रन टाइम फंक्शंस जो थे वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो लिखे थे। ठीक है, वो सारे जो थे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर थे अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। जब हम इनपुट साइज को बढ़ाते हैं तो उन टर्म्स जो हाईएस्ट डिग्री वाली होती हैं वो ज्यादा तेजी से जो है वो इंक्रीज करती हैं। शुरू में जो है छोटी वैल्यूज ऑफ एन के लिए जो टर्म्स जो है कम डिग्री वाली होती हैं वो ज्यादा तेजी से जो है वो इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन जब हम एन की वैल्यू जो है जब हम बढ़ाते हैं एक पॉइंट आता है जहां से हायर डिग्री वाली टर्म्स जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ना जो है वो शुरू हो जाती हैं और कम डिग्री वाली जो टर्म्स है वो उनको पीछे छोड़ देती हैं। ये ट्रेंड जो है एंड इंफिनिटी की तरफ बढ़ते हुए भी जारी रहता है। ठीक है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इनपुट साइज जब भी बढ़ाते हैं तो हायर डिग्री वाली टर्म्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ती हैं, उनके अंदर इंक्रीज जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो होता है। तो ये सारी जो रन टाइम फंक्शंस हैं ये सारी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख दी है। ठीक है, या मतलब आपके क्लासेस और फंक्शन को जो है मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है ये रिप्रेजेंट कर दिया है। इस टेबल को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, तो अक्सर लोग ये कह रहे थे कि क्लियर नहीं था आपका टेबल ना, तो इसलिए जो है मैं इसको दोबारा जो है वो रिपीट करवा रहा हूँ। और ये जो है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। और मैं जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो टीचिंग कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट जो है अगर आपने मुझे सजेस्ट करनी है तो प्लीज आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर मैं कोई इम्प्रूवमेंट करूँ तो वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। तो हमने देखा था जैसे ही आपके इनपुट के अंदर इंक्रीज होगा, एन को जो है ये मैंने इनपुट लिया, ये जो आपका लीनियर रन टाइम फंक्शन है, ये इनपुट के साथ आपने इसको रिलेट नहीं करना। ठीक है, ये रन टाइम है आपका। ये जो है इनको जो है मैंने एज ए इनपुट जो है वो कंसीडर किया है। तो हमने जो है वो देखा था कि जब भी इनपुट के अंदर इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है आपका हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स के अंदर जो है वो होगा। सबसे ज्यादा आपके पास होगा इन फैक्टोरियल के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने टर्म्स जो है अक्सर जो है वो मिस करनी है, तो आप इनको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, इनमें जो है अकॉर्डिंग जिस तरह जो है मैंने लिखा है उसी तरह जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, आपका लॉगरिथमिक के अंदर जो है वो कांस्टेंट से ज्यादा होगा, लीनियर से कम होगा। ठीक है, कुछ केसेस में जो है वो ज्यादा हो सकता है शुरू वाली केसेस में, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है हमेशा टिल इंफिनिटी तक ये जो है आपका लीनियर जो है हमेशा लॉगरिथमिक से जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं इनपुट के अंदर इंक्रीज होने में सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है वो किसके अंदर होगा, आपका इसके अंदर होगा। ठीक है, हमने इसको कंसीडर नहीं किया, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर होता है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंक्रीज जो होगा इसके अंदर होगा। ठीक है आपका, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा जो है वो स्मॉल होगी आपके राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये मैंने सारे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख दिए थे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये जो है एन रेज टू पावर एन जो है ये स्मॉल हो। ठीक है, लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स है, जैसे ये जो है इनपुट वन पे जो है ये स्मॉल है। ठीक है, इनपुट टू पे जो है ये स्मॉल है। इनपुट थ्री जो है आपके इनपुट थ्री पे जो है ये लास्ट इनपुट की वैल्यू है जिसपे जो है ये इक्वल है किसके, थ्री रेज टू पावर एन के। ठीक है, और ये जो है एन क्यूब के। ठीक है, बाद में जो है जैसे ही आपने इनपुट फोर किया इसके अंदर जो है वो इंक्रीज हुआ, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये हमेशा सेम रहना है। ये वन की जगह आप टू ले लें, फाइव ले लें, हंड्रेड ले लें, थाउजेंड ले लें, तो ये कांस्टेंट है आपका। इनपुट वन पे भी ये उतना ही होगा, इनपुट फाइव पे भी उतना ही होगा, आप इंफिनिटी तक जाते रहें, इसमें जो है वो सेम रहना है। तो इस सेंस से मतलब है आपका जो है वो इनपुट है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, रन टाइम है। ठीक है, जैसे ही आप इनपुट के अंदर इंक्रीज करेंगे सिमिलरली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इनपुट से। ठीक है, आपका इनपुट साइज जिस तरह इंक्रीज होगा लीनियर रन टाइम में भी इंक्रीज जो है सिमिलरली जो है वो उसी तरह होगा। ठीक है, लीनियर रिथमिक जो है इसके अंदर इंक्रीज जो है लीनियर से ज्यादा होगा। कैसे आप ये कहेंगे कि ये तो सेम है, टू इनपुट तक जो है ये सेम है, टू के बाद जो है ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स हैं जो आपके पास रन टाइम फंक्शन है उनसे हमेशा जो है वो ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पे देखें ये इनपुट थ्री के ऊपर जो है ये ग्रेटेस्ट होना शुरू हो गया, और ये जो है इनपुट फोर के बाद इंफिनिटी तक अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है उन सबसे जो है वो ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पे देखें ये एट हो गया, फोर है, ये जो 11.16 है ये फाइव है। तो आप जो है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे इस टर्म को लेके। इस टर्म को जो है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था, टू रेज टू पावर एन जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये हमेशा जो है वो ग्रेटेस्ट होगी एन रेज टू पावर के से। के जो है आपका कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, उससे हमेशा जो है ये इसके अंदर जो ग्रोथ होगी रन टाइम के अंदर इंक्रीज होगा हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पे तो एन क्यूब से भी छोटा है, इनपुट फाइव पे भी
तो आप जो है हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ एन के लिए जो है सब्स्टिट्यूट करें। लेट्स सपोज जो है वो मैं 10 के लिए जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 10 भी जो है वो ज्यादा ग्रेटेस्ट नहीं है, लेकिन हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनपुट 10 पे जो है आपका कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। लॉग एन जो है आपके पास 3.32 आ जाएगा, ठीक। लीनियर जो होगा इसके अंदर इंक्रीज जो होगा इनपुट के अकॉर्डिंग जो है वो होगा। इनपुट 10 पे जो है ये 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लॉग एन है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपके पास 33.2, ठीक है। इसी तरह एन स्केयर आ गया आपके पास 100, ये आ गया आपके पास। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, सही है। फिर आपके पास एन क्यूब जो है वो आ गया 1000, ये जो है आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये हो गया वो ग्रेटेस्ट अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से, सारी टर्म से, ठीक है। ऑब्वियसली इससे तो है ही, मतलब सब टर्म से जो है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे जो है ये ग्रेटेस्ट होगा। और टिल इंफिनिटी, इस पॉइंट से लेके ऑनवर्ड इंफिनिटी तक जो है आपका जो है 2 रेज़ टू पावर n जो है वो हमेशा ग्रेटेस्ट होगा एन क्यूब से। तो आपने जो है हमेशा जो है n⁻k, मतलब कुछ भी हो सकता है कि जो है 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा जो है आपका जो है 2 रेज़ टू पावर n जो है वो ग्रेटेस्ट होगा आपका n⁻k से। इसको हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूव भी किया था। तो मैंने जो है वो बताया था कि हमारे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है वो तभी अच्छी हो सकती है कि जब वो तमाम इनपुट्स के साथ जो है वो परफेक्टली जो है वो डील कर रहा हो, ठीक है। बिल्कुल जो है वो परफेक्ट हो। लेकिन ये जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है एनालाइज करना एल्गोरिदम को तमाम इनपुट्स के लिए, क्योंकि इनपुट्स जो है वो आपके इनफिनाइट हो सकते हैं। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है सेट ऑफ इंस्टांसेस जो है वो बना लेते हैं, या डोमेन ऑफ इंस्टांसेस जो है वो बना लेते हैं, जिसकी बेसिस पे हम अपने एल्गोरिदम को जो है वो एनालाइज करते हैं। तो जब हम सेट ऑफ इंस्टांसेस के बारे में बात करते हैं, या जब हम किसी इंस्टेंस के ग्रुप को जो है वो रेडी कर लेते हैं, ये जो है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बेंचमार्किंग। तो हमारे पास जो है वो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं इन केस ऑफ एल्गोरिदम, इनफिनाइट नंबर्स जो है हमारे पास होते हैं इन केस ऑफ एल्गोरिदम। तो हम जो है एन को एज ए बेंचमार्क जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। एन को जो है एज ए बेंचमार्क जो है वो कंसीडर करते हैं। तो हमारे जो एल्गोरिदम की एनालिसिस होगी वो एन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एन जो है एज ए इनपुट ले लिया, तो एन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए जो है हम कंसीडर करते हैं अपने एल्गोरिदम के एनालिसिस को। तो यहाँ से जो है वो प्रूफ होता है कि जब भी हम इनपुट के अंदर जो है वो इंक्रीज करते हैं, जो टर्म्स जो है हायर डिग्रीज वाली टर्म्स जो है वो सारी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख दी है, ठीक है। तो ये जो है हायर डिग्री वाली टर्म है आपकी, लीनियर जो है हायर डिग्री वाली टर्म है। अगर हम कंपेयर करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, लीनियर इथमिक जो है हायर डिग्री टर्म है आपकी, अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह सिमिलरली सारी जो है वो हायर डिग्री टर्म्स है अपनी लेफ्ट हैंड साइड वालियों से। तो इनके अंदर जो है वो इंक्रीज होता है मोर क्विकली एट द बिगनिंग, शुरू में जो है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन, छोटी वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये जो है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। टर्म्स जो है लोएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है n⁻n से अगर हम देखें तो ये जो है वो ग्रो कर सकती है मोर क्विकली जो है वो ग्रो कर रही है स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन के लिए, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये छोटी जो टर्म्स है n⁻n से वो ग्रो कर रही है मोर क्विकली जो है वो ग्रो कर सकती है। However, as n continues to increase, n जो है continuously जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, there comes a point, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे जो है वो पॉइंट आ गया, ठीक है। Where the terms with higher degrees start to grow more quickly, यहाँ पे जो है पॉइंट आ गया, यहाँ से जो है वो मोर क्विकली जो है वो ग्रो कर रही है और आउट परफॉर्म कर रही है लोएस्ट डिग्रीज टर्म्स को जो है वो आउट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू करेगा एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एक पॉइंट से जहां से जो है हाईएस्ट डिग्रीज वाली टर्म्स जो है उन्होंने इंक्रीज होना शुरू किया है, तो ये इंफिनिटी तक जो है ये ग्रेटेस्ट होंगी अपनी लोअर डिग्रीज टर्म्स से सबसे। तो लेट्स सपोज आपके पास कोई एल्गोरिदम है जिसकी फाइनल कॉस्ट आई है T ऑफ n C1n स्क्वायर log n प्लस C2n स्क्वायर प्लस C3n प्लस C4 प्लस C5n क्यूब। तो ये C1, C2, C3, C4 एंड C5 ये सारे आपके पास कांस्टेंट्स हैं। इनको देख के आप कहीं परेशान ना हो जाए, तो मैं C1 को जो है वो लिख देता हूँ कोई कांस्टेंट। लेट्स सपोज मैंने इसको 10 लिख दिया, 10 n स्क्वायर log n हो गया आपके पास। ये जो है C2 को जो है मैंने 30 लिख दिया, ये हो गया 30 n स्क्वायर। ये C3 जो है आपके पास हो गया 20 अंडर रूट n, ठीक है। ये आपके पास टर्म हो गई क्या, 20 अंडर रूट n। C4 जो है लेट्स सपोज मैंने जो है ये ले लिया आपके पास 50। C5 जो है ये मैंने ले लिया आपके पास 2n क्यूब। तो ये जो आपके पास जो है किसी एल्गोरिदम का रन टाइम जो है वो निकल के आया है।
तो मैं इस इक्वेशन को देख के किस तरह कंक्लूड करूंगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के मैं किस तरह कंक्लूड करूंगा कि मेरा एल्गोरिथम जो है वो किस तरह जो है वो बिहेव कर रहा है जब भी इनपुट के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझना। ये तो इक्वेशन काफी सिंपल है, इक्वेशन जो है इससे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो लास्ट लेक्चर में भी जो हमने नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यूज किए थे, उसका भी इसी तरह जो है हमने रन टाइम जो है वो निकाला था। ये तो आपके पास बहुत सिंपल रन टाइम है, लास्ट लेक्चर वाला भी बहुत सिंपल था। इक्वेशन जो है आपकी इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। तो हम एक पूरी इक्वेशन को देखकर कैसे आइडिया लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को मैप करना चाहें, एक्चुअली हम ये देखना चाहें, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, इसके एक्स एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ एन यानी नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, और मेरे वाई एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ टाइम, कि हम क्या चीज ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, कि हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं हमारे पास जब भी इनपुट के अंदर इंक्रीज होगी तो हमारे पास टाइम के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो हम जो है एक्स एक्सिस पे जो है वो कंसीडर कर रहे हैं आपका इनपुट को, जो हमने एन जो है वो कंसीडर कर लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो है आपका हमने क्या कंसीडर कर लिया, आपका जो है टाइम जो है हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं इनपुट के अंदर इंक्रीज होने से टाइम के अंदर जो है वो इंक्रीज किस तरह हो रहा है। ये जो हमारे पास ग्राफ आ गया। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल टर्म्स आ रही होती हैं। इस केस के अंदर आपके पास 5 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। ये 10n² log n आ गया, ये आपके पास 30n² आ गया, ये आपके पास आ गया 20 square root n, ये आपके पास आ गया 50, ये कांस्टेंट आ गया, ये आपके पास आ गया 2n³ आ गया। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सहारा लेते हैं ग्रोथ रेट ऑर्डर का। ग्रोथ रेट ऑर्डर ये कहती है कि आप इस इक्वेशन को इस हद तक सिंप्लीफाई करें कि आप इस इक्वेशन को जो है वो चार्ट के ऊपर या मतलब अपने ग्राफ के ऊपर जो है वो प्लॉट कर सकें। तो इसमें से हमने वो वाली टर्म जो है वो पिक करनी है जो वर्सली डोमिनेंट आ रही है। हमारे पास कौन सी टर्म जो है वर्सली डोमिनेंट आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 2n³। तो हमने जो है वो ये पिक कर लेनी है, और हमने कांस्टेंट भी जो है वो इसमें से एलिमिनेट कर देना। कांस्टेंट को भी हम हटा देते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंपैक्ट जो है वो एक खास हद तक होता है, उसके बाद कांस्टेंट का इंपैक्ट कोई नहीं होता, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, ठीक है। हम जो है इसमें से कांस्टेंट को भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है हम इसको सिंपली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n³, ठीक है। हम इस हद तक जो है वो सिंप्लीफाई कर सकेंगे अपनी इक्वेशन को कि हम ऑर्डर ऑफ से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो ये टी ऑफ एन जो है आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ n³। तो ये जो है आपके एल्गोरिथम का फाइनल जो है वो रन टाइम जो है वो निकल आया। लेकिन ये जो आपके पास फाइनल रन टाइम जो है वो निकला है, इसको आप जो है ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इस टर्म को जो है वो कभी भी आप जो है ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्रोथ रेट ऑर्डर को हम देखेंगे जब हम अपने एल्गोरिथम के फाइनल रन टाइम्स जो है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स या बेसिक लूप्स को देखते हुए इनमें से कोई एक निकालेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। उसके बाद जो है ग्रोथ रेट ऑर्डर को जो है वो काफी डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करके प्रूव भी किया था कि कांस्टेंट और नॉन डोमिनेंट टर्म का इंपैक्ट जो है एक हद तक रहेगा जब भी मैं n की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करने लगूंगा, लेकिन एक हद के बाद जो है कांस्टेंट और नॉन डोमिनेंट टर्म का इंपैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है जब भी हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं तो कांस्टेंट और नॉन डोमिनेंट टर्म को जो है वो कंसीडर नहीं करते। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है, कांस्टेंट और नॉन डोमिनेंट टर्म को एलिमिनेट करके हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को भी कि हमारे एल्गोरिथम का फाइनल रन टाइम जो है वो ये है। उसके लिए समझना जो है वो आसान हो जाता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और कांस्टेंट को जो है वो इंक्लूड करेंगे तो समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो ज्यादातर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से जो है वो रिलेटेड होता है। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है इनपुट साइज से सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्टेड होती है। अगर हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जो हैं या फाइनल जो है रन टाइम है, तो समझना और समझाना कि कौन सा रनिंग टाइम जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी हम एल्गोरिथम का जो है वो एनालिसिस करते हैं तो नॉन डोमिनेंट टर्म्स और कांस्टेंट को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। और तीसरी जो रीजन है कि इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के बाद हम ग्राफ के जरिए जो है वो समझा भी सकते हैं, वरना इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और समझना भी। तो आज जो हमने काफी डिटेल के अंदर देखा है कि जब भी हम इनपुट के अंदर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स के अंदर जो है वो बहुत कम इंक्रीज होता है हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स से, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स जो है उनके अंदर ज्यादा जो है वो इंक्रीज होता है जब भी हम इनपुट साइज के अंदर इंक्रीज करते हैं, वो ज्यादा अफेक्टेड होती है इनपुट साइज के इंक्रीज होने से। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे, बेसिक जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और बेसिक लूप्स को यूज करते हुए, और उनके फाइनल रन टाइम जो है इन्हीं में से कोई एक या इन्हीं का जो है वो मल्टीपल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।